ने भी ये लिस्ट निकाली, कहा कि कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी 21% का टैक्स वसूल लेते थे और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से सब हो गया है। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। ये कभी उस समय अखबार में आपका ध्यान गया होगा कि नहीं, वो पता नहीं। मोदी ने किया होता तो बाल नोच लेते। साइकिल जो देश के करोड़ों लोगों की रोज की जरूरत है, उस पर भी 17%, 17% टैक्स हुआ करता था। इस पर 16% टैक्स होता था। कांग्रेस राज में होटल के कमरे की बुकिंग पर 14% टैक्स और उसके ऊपर कई राज्यों में लग्जरी टैक्स लगता था, वो अलग। अब ऐसे हर सामान और सर्विस पर सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स लगा करेगा। नरेंद्र मोदी ने जो फैसला किया है उससे किस तरह से जरूरी चीजें सस्ती होने वाली हैं, अब आपको वो दिखाता हूं। जैसे हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव, टूथ पाउडर, टेल्कम और फेस पाउडर, कंघी, इन सारे आइटम पर पहले 12 से 18% की जीएसटी लगती थी। इन सबको 5% की जीएसटी में ले आया गया। मतलब बढ़िया से नहाइए, धोइए, तैयार होकर चमक के ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जहां जाइए सब पे टैक्स कम हो गया है। इसके अलावा सभी तरह के बर्तन, सिलाई मशीन, बच्चों की फीडिंग बॉटल्स, बेबी नैपकिन, डायपर, मोमबत्ती, नॉन इलेक्ट्रिक स्टोव, ये सब सस्ता होगा। इन आइटम्स पर पहले 12% का जीएसटी लगता था, सबको घटा के 5% कर दिया गया। यानी बच्चा पालने में आसानी, बेबी नैपकिन से लेकर सब कुछ सस्ता होने जा रहा है। खाने पीने की जरूरी चीजों पर भी जीएसटी को कम किया गया है, जैसे पनीर, बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड्स, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, पेस्ट्री, केक, बिस्किट, जैम, नमकीन, सॉस, पास्ता, सब सस्ता हो गया बॉस। मैकरोनी, नूडल्स, अब कहीं ये ना कह दें कि जिनपिंग से दोस्ती हो रही है तो नूडल सस्ता कर दिए चाइना के चक्कर में। कॉर्नफ्लेक्स, अचार, रिफाइंड शुगर, शुगर क्यूब्स, कॉफी, करी पेस्ट, मेयोनीज, सूप, यीस्ट और बेकिंग पाउडर के अलावा प्रिजर्व्ड फिश और मीट, ये सब खाने की चीजें जिन पर पहले 12 से 18% का जीएसटी लगता था, अब 5% जीएसटी लगेगी। हर चीज, मतलब आपके खाने पीने को भी सस्ता कर दिया गया है कि भैया बढ़िया से मजे से खाओ। इसके अलावा जो बेवरेजेस हैं, नॉन अल्कोहलिक पीने की चीजें, उनके दाम कितने कम होंगे वो भी आपको बता देता हूं। जैसे 20 लीटर का पानी का जार, फ्रूट जूस जो नॉन कार्बोनेटेड होता है, नारियल पानी जो पैक्ड आता है, प्लांट बेस्ड मिल्क ड्रिंक, बेवरेजेस कंटेनिंग मिल्क, ये सब भी 18% से 12% इन पर जीएसटी लगता था। अब ये सब 5% जीएसटी के दायरे में आ गए। इसके अलावा खाने पीने की कुछ और चीजें हैं जिन पर जीएसटी को तो जीरो कर दिया गया, यानी उन पर आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है, जिसमें सभी तरह की भारतीय रोटियां हैं, रोटी, पराठा जो भी हो, छेना, पनीर पैक्ड वाला, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, इन सभी चीजों पर कोई जीएसटी नहीं, जीरो। पहले इन पर 5% जीएसटी लगता था। जीएसटी रिफॉर्म से पढ़ाई लिखाई की चीजें भी सस्ती हो जाएंगी। आप देखिए, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, नोटबुक, वॉल मैप, पहले 12% जीएसटी लगता था, अब इसको सीधा जीरो कर दिया गया। यानी बढ़िया से पढ़ो, खूब नोटबुक पे छापो, मैप बनाओ, जो करना है करो, एकदम 0% टैक्स। जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद अब टीवी, फ्रिज, एसी जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल का इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ता होगा। एयर कंडीशनर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिश वॉशर, इतना सब हो रहा है सस्ता। पत्नी को डिश वॉशर खरीद के नहीं दीजिएगा, वो खुद ही हाथ से धोएगी। सब पर 18% पहले जीएसटी लगता था, घटा के नरेंद्र मोदी ने कहा कि सब 18% करो। अब पहले 28% लगता था। पीएम मोदी ने आज जनता के लिए रोटी के साथ कपड़े भी सस्ते कर दिए। अब 2500 रुपए तक के जूते, चप्पल और कपड़े 5% टैक्स के दायरे में आएंगे। 2500 से ज्यादा की कीमत के जूते लेंगे तो 18% का जीएसटी लगेगा। अब तक सिर्फ 1000 रुपए तक की कीमत वाले जूते, चप्पल और कपड़े पर ही 5% की दर से जीएसटी लगता था, जबकि इससे ज्यादा कीमत वाले प्रोडक्ट्स पर 12% जीएसटी लगती थी। आपके सलून और फिटनेस का बिल भी कम हो सकता है, क्योंकि ब्यूटी और फिजिकल वेलबींग सर्विस पर जीएसटी को कम कर दिया गया। जैसे हेल्थ क्लब में जाइएगा,
जिम जाइएगा, सलून जाइएगा, फिटनेस सेंटर, योगा सेंटर, जितनी इस तरह की सर्विसेज हैं उनमें 18% से जो जीएसटी थी उसको घटा के 5% कर दिया कि भाई इतना खाइएगा तो चर्बी भी तो घटाइएगा, खाने पीने का सामान सस्ता हुआ, कहिएगा लाओ खाएं, खाइएगा तो घटाइएगा, नहीं तो जिम जाइएगा, जिम में पैसा ज़्यादा लगेगा तो कन्नी काटिएगा, तो वो जिम में भी सस्ता हो गया मेंबरशिप। हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए सारी जुड़ी हुई जो सर्विसेज है उनको सस्ता कर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि इससे युवा हिट और फिट रहेंगे। पहले ये देख लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि सबसे बड़ा जो क्रांतिकारी काम हुआ है वो किस सेक्टर में हुआ है। पहले ये सुनिए। कपड़ों और जूतों की कीमतों में भी बहुत कमी आने वाली है। फिटनेस के सेक्टर में भी होने वाला है। जिम, सैलून, योगा जैसी सर्विसेज पर टैक्स कम किया गया है। यानी हमारा नौजवान फिट भी होगा और हिट भी होगा। देखिए, आप फिट रहिए, हिट रहिए, लेकिन इंश्योरेंस तो बहुत जरूरी है बॉस, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और इसलिए जीएसटी सुधार में नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी राहत दी है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर। इस पर बहुत अरसे से चर्चा थी कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी बहुत ज्यादा, इसे खत्म किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस लेना अफोर्ड कर पाए। अभी लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगती थी। अब इसमें जीएसटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। यानी लाइफ इंश्योरेंस कराइए, टर्म इंश्योरेंस कराइए, जीरो जीएसटी, सीधा जीरो। इससे अब नई पॉलिसी की कीमतें कम होंगी और पॉलिसी होल्डर्स के लिए प्रीमियम घट जाएगा। और मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं कि आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो आपका कितना फायदा होगा। जरा इसको आप समझिए। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भाई जिसको आप लेते हैं, अस्पताल में जाते हैं, आपका सारा इलाज जो है वो मान लीजिए फ्री में हो जाना चाहिए। तो अगर आप इंडिविजुअल इंश्योरेंस की बात करेंगे, एक व्यक्ति अपने लिए अगर ले रहा है, तो अगर उसने 10 लाख की पॉलिसी ली तो उसमें कितना भाई आपको फायदा होने जा रहा है, और पीरियड कितना है भाई, पीरियड उसने रखा कि भाई मैं 3 साल के लिए ले रहा हूं, तो इसमें प्रीमियम कितना बनेगा जो उसको भरना है। प्रीमियम ऐसे में बनता था, अगर आप 10 लाख की पॉलिसी 3 साल के लिए ले रहे हैं तो 22,816 रुपए का प्रीमियम बन जाता था। लेकिन इस पे आपको जीएसटी कितना देना पड़ता था? जीएसटी पहले देना पड़ता था 4,106 रुपया का, 4,000 रुपया जीएसटी जाती थी। अब जीएसटी कितनी हो गई बॉस? अब जीएसटी हो गई सीधा 0 रुपया, कोई पैसा नहीं देना है, सीधा 4,000 रुपए की बचत। तो भाई हर आदमी इंश्योरेंस लेगा। एक और उदाहरण, मान लीजिए आप फैमिली के लिए ले रहे हैं, फैमिली के लिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, और मान लीजिए कि आपने 7 लाख रुपए का कराया कि भाई 7 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है 3 साल के लिए, तो उसमें पहले आपको कितना प्रीमियम देना पड़ता था? 41,089 रुपया का प्रीमियम देना पड़ता था। और जीएसटी उसमें कितनी लग जाती थी? जीएसटी लग जाती थी 7,396 रुपए की जीएसटी लग जाती थी। आज की डेट में कितनी जीएसटी लगेगी? 0 रुपया, सीधा 7,396 रुपए की बचत। और यह तो आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, कई लोग इससे ज्यादा की इंश्योरेंस लेते हैं, उनको और बड़ा फायदा होगा क्योंकि सीधे जीएसटी 0। 18% जीएसटी इंश्योरेंस को महंगा बना रही थी, लेकिन अब जीएसटी खत्म होने के बाद हेल्थ और लाइफ टर्म इंश्योरेंस का दायरा बढ़ेगा। अब ज्यादा लोग इंश्योरेंस करवा सकेंगे, जो बेहद जरूरी था, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना जैसी सरकारी योजनाओं के बाद भी बड़ी आबादी किसी भी तरह के हेल्थ इंश्योरेंस कवर से बाहर थी। देश की 30% यानी करीब 40 करोड़ लोगों की आबादी के आसपास किसी तरह का कोई हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं है। यानी 70% भारतीय अस्पताल में इलाज का खर्च अपनी जेब से भरते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश के लिए 14% लोगों के पास ही प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है। अब जीएसटी खत्म होने से लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाने के लिए प्रेरित होंगे। मोदी सरकार ने कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों और उनके परिवार वालों को भी बड़ी राहत दी। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 36 जीवन रक्षक दवाओं पर अभी 5 से 12% की जीएसटी लगती थी, जो 22 सितंबर से सीधे 0 हो जाएगी। इसके अलावा थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, जांच किट्स, ग्लूकोमीटर जैसी मेडिकल और सर्जरी उपकरणों पर भी 12% से 18% की जो जीएसटी थी उसको सीधे घटाकर 5% कर दिया गया। यानी अस्पताल का बिल भी कम होगा।
इंश्योरेंस लीजिएगा, एक तो वहां पैसा बचेगा, ऊपर से बिल भी कम बनेगा आपका। मोदी सरकार के इस फैसले से हर साल करोड़ों मरीजों और उनके परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। खासकर कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि आप देखिए कि भारत हर साल लगभग 14 लाख नए कैंसर मरीज यहां सामने आते हैं और 7 से 10 करोड़ लोग अलग अलग दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनके इलाज के लिए खास दवाओं की जरूरत होती है, जिन्हें जीवन रक्षक दवाएं कहा जाता है। ये सारी दवाइयां अब सस्ती होने जा रही हैं। कैंसर और जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं। कई दवाइयों की कीमत तो लाखों में होती है, ऊपर से जीएसटी लगने से दवाइयों की कीमत और बढ़ जाती है। अब इन दवाओं पर जीएसटी खत्म होने से या बहुत कम हो जाने से काफी राहत मिलेगी। और मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। भाई, कुछ दवाओं की कीमतों के बारे में आपको बताता हूं जो अभी 12% जीएसटी के साथ कितनी महंगी पड़ती थी, और अब जब 0 जीएसटी देनी है तो कितनी बचत होगी। जैसे अगर आपको बताऊं, कुछ दवा आपके बताता हूं, दवा का नाम, और ये सारी जीवन रक्षक दवाएं आपको बता रहा हूं, बहुत क्रिटिकल है कि इनके लिए आपको मतलब खरीदना वाला इस्तेमाल है, जरूरी है, और किस बीमारी में इस्तेमाल होती हैं, और इसमें आपको जो बचत होगी वो कितनी होगी, आपको ये बताता हूं। तो जैसे अगर आप देखेंगे, एक दवा का नाम है डाराटुमुमैब। डाराटुमुमैब ये किस चीज की दवा है बॉस? ये इंजेक्शन है, और ये मल्टीपल मायलोमा कैंसर होता है। इसमें क्या होता है बॉस कि बहुत सारे अलग अलग जगहों पर आपको कैंसर हो गया। मल्टीपल प्लाज्मा सेल में होने वाला कैंसर बेसिकली इसको कहते हैं। इसमें अभी दवा की कीमत जो है वो जीएसटी लगाकर 18,000 रुपए, लेकिन अब बचत कितनी हो जाएगी? सीधे एक इंजेक्शन पे 2,000 रुपया बचेगा। एक इंजेक्शन पे बॉस, जिसका कैंसर का इलाज चल रहा है, एक दिन का नहीं चलता है, उसके लिए एक इंजेक्शन पे 2,000 रुपया बचना बहुत बड़ी बात है। एक दूसरी दवा है, उसका नाम है इलेक्टेनिब। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। यह कैप्सूल है और यह लंग कैंसर में इस्तेमाल होती है। लंग कैंसर, इसमें आपको कितनी बचत होगी? अभी दवा की कीमत कितनी है पता है? जीएसटी लगाकर 1,18,000 रुपए की यह दवा आती है, और इसमें आपको सीधे 12,000 रुपए की बचत होगी। 12,000 रुपए। आप सोच रहे हैं बॉस, जिंदगी बचाने की आप लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें यह पैसा बचना मतलब वरदान जैसा है। एक और दवा आपको बताता हूं, इसका नाम है इंक्लिसिरान। इंक्लिसिरान ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। ये इंजेक्शन है। ये खून में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, उससे लड़ने के लिए। अभी दवा की कीमत है जीएसटी लगाकर 1,20,000 रुपए। अब आपकी बचत कितनी होगी बॉस? एक इंजेक्शन पे 13,000 रुपए की बचत होगी। बॉस, ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है। आप समझिए कि लोगों के लिए कितना बड़ा तोहफा है ये, कि जिस देश में लाखों लोगों को कैंसर हो रहा है, वहां इतनी महत्वपूर्ण दवाएं वो सीधे सीधे जीएसटी के दायरे से बाहर कर दी गई। 0 टैक्स। इस टैक्स कट से कितना फायदा आपको अपनी कार पर होने वाला है, वो भी अब आपको बताता हूं। भारत में जो सबसे ज्यादा 10 गाड़ियां बिकती हैं, उनमें कितनी जीएसटी पहले लगती थी और कितनी जीएसटी अब लगती है, जरा उसको देखिए। जैसे मारुति सुजुकी की वैगन आर, पहले इस पर 28% जीएसटी लगती थी, 1% सेस लगता था, यानी कुल 29% टैक्स लगता था। अब इस पर सिर्फ 18% टैक्स लगेगा। टाटा पंच पर पहले 28% जीएसटी प्लस 1% सेस लगता था, यानी 29% का टैक्स। अब टाटा पंच पर 18% का टैक्स लगेगा, यानी 11% की सीधे सीधे बचत। हुंडई क्रेटा, इस पर 18% जीएसटी और 17% सेस लगता था, यानी 45% टैक्स। अब हुंडई क्रेटा पर 40% टैक्स लगेगा, सेस हट गया, तो 5% की वहां बचत। मारुति सुजुकी अर्टिगा, पहले 28% जीएसटी 17% सेस, यानी 45% टैक्स लगता था, अब इस पर 40% लगेगा। मारुति सुजुकी ब्रेजा, यह भी 45% टैक्स के दायरे में आती थी, अब इस पर 40% टैक्स लगेगा। मारुति सुजुकी स्विफ्ट, यह भी 28% जीएसटी 1% सेस, यानी 29% का टैक्स झेलती थी, अब इस पर 18% जीएसटी लगेगा। मारुति सुजुकी की बेलोनो,
ये 29% की बजाय अब आपको 18% टैक्स देने पर मिल जाएगी। मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स ये भी 29% से घटकर 18% के दायरे में आ गई। मारुति सुजुकी डिजायर 29% से घटकर 18% टैक्स। महिंद्रा स्कॉर्पियो 28% जीएसटी और 22% सेस लगता था, यानी 50% टैक्स। अब इस पर भी 10% की छूट यानी 40% टैक्स लगेगा। यानी छोटी गाड़ियां तो सस्ती होंगी ही, बड़ी गाड़ियां भी सस्ती होंगी क्योंकि उसमें अब सेस नहीं देना है। जीएसटी रिफॉर्म के बाद इन सारी गाड़ियों की कीमत कम हो जाएगी क्योंकि अब सिर्फ जीएसटी लगेगा, सेस नहीं लगने वाला। कार पर एक्स शोरूम प्राइस, आरटीओ, इंश्योरेंस मिलाकर जो ऑन रोड प्राइस बनता है उसमें कितना फर्क आ जाएगा आपको उसके बारे में बताता हूं। कि अगर आप देखेंगे कुछ गाड़ियों के बारे में आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि कितना आपकी गाड़ी की कीमत कम हो जाएगी। गाड़ी ऑन रोड प्राइस ओआरपी और जो अब आपको कीमत पड़ेगी बचत, वो कितनी हो जाएगी वो आपको बताता हूं। जैसे अगर आप देखिए जो बलेनो है, बलेनो गाड़ी, उसकी ऑन रोड प्राइस जो है वो करीब करीब 7,58,740 रुपए पड़ती थी। 7,58,740 रुपए। अब ये ऊपर नीचे होगी शहर के हिसाब से, लेकिन मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूं। इस पर सीधे सीधे 58,000 रुपए की बचत आपको होने जा रही है, 58,000 रुपीज। अब जैसे पंच है, इसका जो बेस मॉडल है अगर आप देखिएगा तो वो ऑन रोड प्राइस उसका पहले पड़ता था 6,62,000 और 580 रुपया। आज की डेट में पंच लेने जाइएगा तो 6,11,100 रुपया पड़ेगा, यानी 51,480 रुपया सीधे सीधे बचेगा आपका। इसी तरह से स्कॉर्पियो जो है वो, ये गाड़ी भी बड़ी बिकती है, तो स्कॉर्पियो को देखिएगा, इसका ऑन रोड प्राइस है 16,22,797 रुपया मोटे तौर पर। अब यह पड़ जाएगी आपको 15,29,517 रुपया, यानी 93,280 रुपए, ऑलमोस्ट लाख रुपए के आसपास बच जाएगा सीधा। क्रेटा एक और गाड़ी जो है, अगर आप देखिएगा बड़ा लोग खरीदते हैं क्रेटा, hyundai की, इसका ऑन रोड प्राइस करीब करीब 13 लाख रुपए के आसपास पड़ता है। 12,92,198 रुपए इसकी कीमत पड़ती। ये सीधे घट के हो जाएगी 12,47,639 रुपया, यानी 44,559 रुपए की बचत हो जाएगी अगर क्रेटा खरीदने जा रहे हैं। यानी गाड़ियां सस्ती। अब आप कहेंगे हम तो गाड़ी पे चलते नहीं बॉस, हम तो मोटरसाइकिल पे चलते हैं। तो मैंने कहा ना कंप्लीट चैप्टर है, आपको मोटरसाइकिल का भी बताता हूं। 350 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली बाइकों की अगर बात करें, दिल्ली में हीरो स्प्लेंडर प्लस बेस मॉडल की एक्स शोरूम कीमत है 80,166 रुपया। पहले 28% टैक्स लगता था, 17,536 रुपया टैक्स जुड़ जाता था। अब जो है 18% टैक्स लगेगा, 11,273 रुपया, यानी 6,263 रुपए की बचत होगी, जिससे हीरो स्प्लेंडर प्लस बेस मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 73,902 रुपए हो जाएगी। हालांकि 350 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाली बाइकें महंगी हो जाएंगी। जैसे अगर रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 की बात करें तो दिल्ली में बुलेट 350 के बेस मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 1,74,730 रुपए, 18% जीएसटी, 3% सेस लगा के 31% का टैक्स, यानी 41,348 रुपए का टैक्स लग जाता था। अब क्या है कि 40% जीएसटी लगेगी तो 53,352 रुपया टैक्स लगेगा, यानी इसकी कीमत 12,004 रुपए बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर एक परिवार की कितनी बचत होने वाली है इसका कैलकुलेशन भी आपको समझाता हूं। ग्रोसरी, किचन, खाने पीने के सामान और अन्य सामानों पर औसतन 3 लाख रुपए सालाना खर्च होते हैं अगर मान लीजिए आपके, तो अब इस पर औसतन 7% टैक्स तो कम लगने जा रहा है, जिससे सालाना आपकी बचत करीब 19,000 रुपए होने जा रही है। यह आपको एक एवरेज बता रहा हूं। बच्चों की पढ़ाई पर अगर सालाना 1 लाख रुपए का खर्च होता है तो सीधे सीधे 10,000 रुपए वहां बच जाएंगे, तो 19,000 उधर, पढ़ाई पे 10,000, यानी 29,000 हो गया। खेती किसानी का खर्च 4 से 5 लाख रुपए अगर करते हैं तो अब सालाना 28 से 35,000 वहां बच जाएंगे। बाइक खरीदने पर करीब 6,000 रुपए बचेंगे। कार खरीदिएगा तो 50,000 से 1 लाख रुपए बचेंगे। 1 करोड़ का घर खरीदने जाइएगा तो 3 लाख रुपए की बचत होगी। 1 लाख का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने पर 10,000 रुपए तक बच सकते हैं। सारे खर्च अगर मिला दीजिए तो 4 से 4.5 लाख रुपए सालाना परिवार के बचने तय माने जा रहे हैं।
और इसीलिए इसको गेम चेंजर कहा जा रहा है कि भाई इकोनॉमी को और बूस्ट मिलेगा। अब ट्रंप लगाए टैरिफ, राहुल गांधी बताते रहे डेड इकोनॉमी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ऑलरेडी रेपो रेट कम है। अब देखिएगा अगर रेपो रेट और कम हो गया तो रियल स्टेट सेक्टर से लेकर हर जगह बम बम हो जाएगा। लेकिन इधर तो बम बम हो रहा है, उधर इंडी गठबंधन की पॉलिटिक्स देखिएगा बंगाल में क्या हो रहा है और बिहार में। पाठशाला में अगला चैप्टर देखिए, बिहार में मोदी को मां की गाली पर आ जाऊंगा, गजब हंगामा हुआ है। लेकिन उधर बंगाल में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर क्या गजब कह दिया। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चोर बुलाया तो बंगाल विधानसभा में वो हुआ कि देख के शॉक्ड रह जाइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीएसटी वाले धमाके ने इंडी गठबंधन को हिलाकर रख दिया। बिहार में तो इसी साल चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन बंगाल में जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं वहां भी लोग अभी से हिले हुए हैं। ममता बनर्जी की भयंकर बेचैनी दिख रही है। बंगाल की विधानसभा में आज जो बवाल हुआ, जिस तरह विधानसभा के पटल से सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक किया और टीएमसी विधायकों को भी पीएम मोदी के खिलाफ उकसाया, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी पर अटैक करके सीएम ममता बनर्जी भी उसी तरह घिर गई हैं जिस तरह बिहार में पीएम मोदी की मां के अपमान के मुद्दे पर इंडी गठबंधन घिर चुका है। आज पाठशाला में बंगाल विधानसभा में पीएम मोदी पर ममता बनर्जी के पर्सनल अटैक की पूरी डिटेल दिखाऊंगा। बिहार में पीएम मोदी को मां की गाली पर आज क्या गजब हंगामा हुआ है वो भी दिखाऊंगा। इंडी गठबंधन कैसे अलबलाया हुआ है सब दिखाऊंगा। लेकिन जो हंगामा हुआ पहले उसकी एक झलक देखिए। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। मोदी चोर, मोदी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर। मोदी कम्युनिटी को गाली दिया, राजस्थान और गुजरात मध्य प्रदेश में, दिल्ली में ममता को जाना पड़ेगा, केस होगा उनका खिलाफ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। ममता बनर्जी बौखला चुकी है क्योंकि जमीन ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से खिसक रही है। बीजेपी चोर है, चोरी डकैती नहीं चलेगा। विधानसभा के पटल पर वो नारे लगाती हैं उस व्यक्ति के लिए जो गंगा जल की तरह पवित्र है। नरेंद्र मोदी को अब शब्द कहना इंडी गठबंधन का फैशन बनता जा रहा है। बंगाल में विधानसभा के अंदर आज नरेंद्र मोदी के नाम पर बड़ा बवाल हो गया। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर दिया। खुद मुख्यमंत्री होते हुए विधानसभा के अंदर न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की, सीधा देश के प्रधानमंत्री को चोर कह दिया बॉस, बल्कि अपनी पार्टी के विधायकों को भी नारेबाजी के लिए उकसाया। सो अलग। दरअसल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी अवैध घुसपैठियों पर हो रहे एक्शन को बंगाली प्रवासियों पर अत्याचार साबित करने में जुटी। इसी नैरेटिव को सेट करने के लिए बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र की चर्चा रखी गई। और जब आज सीएम ममता बनर्जी इस प्रस्ताव पर बोलना शुरू की तो बीजेपी के विधायकों ने विरोध शुरू किया। इस पर ममता बनर्जी भड़क गई और उन्होंने पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक शुरू कर दिया। आप सुनिए ममता बनर्जी कैसे विधानसभा के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर बुला रही हैं, खुद भी नारे लगा रही हैं, औरों से भी लगवा रही हैं। कैसे विधानसभा में बवाल हुआ है एक बार देखिए जरा। আমরা বলি সমস্ত লোকেরা মোদি চোর, মোদি চোর, মোদি চোর, বিজেপি 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 চোর। সবাই স্লোগান দাও, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, অমিত শাহ 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 চোর, মোদি চোর, বিজেপি 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 চোর, সবকটা চোর। आप सोचिए क्या इस देश की पॉलिटिक्स का लेवल हो गया। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री को चोर बुला रही, और वो मुख्यमंत्री बुला रही हैं जिनकी 3 बार से बंगाल में सरकार है। अगर बीजेपी वोट चुराती है, नरेंद्र मोदी वोट चुराते हैं, तो ममता बनर्जी 3 बार से बंगाल में मुख्यमंत्री कैसे हैं? इसका जवाब नहीं दे रही हैं। लेकिन अगर अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है तो
सदन में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को चोर बुला रही हैं। सीएम ममता बनर्जी की पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी से विधानसभा में हंगामा बढ़ गया। बीजेपी के विधायकों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ा तो विधानसभा के स्पीकर ने सीएम के भाषण में बाधा डालने के लिए बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष को सदन से सस्पेंड कर दिया। इसके बाद तो बीजेपी के विधायक और ज्यादा भड़क गए। मतलब आप लेवल देखिए कि देश के पीएम को चोर बुलाया जा रहा है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो विधायक भड़क गए सुन के पीएम मोदी को चोर बुलाया जा रहा है इस पर, तो उन पर एक्शन हो गया। टीएमसी विधायकों से तीखी झड़प भी हो गई बाद में। इसके बाद स्पीकर ने बीजेपी के 4 और विधायक सस्पेंड कर दिए। और जब बीजेपी के चीफ व्हिप और बीजेपी विधायकों ने सदन से बाहर जाने से इनकार किया तो स्पीकर ने उन्हें बाहर करने के लिए मार्शल बुला लिए। बीजेपी का आरोप है कि मार्शल्स ने बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष को घसीटते हुए बाहर निकाला, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए और उन्हें चोट भी आई। बीजेपी के चीफ व्हिप विधानसभा परिसर में एक सोफे पर बैठे नजर आए। इस दौरान बीजेपी के विधायक उन्हें संभालते दिखे, लेकिन जब तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो आनंद फानन में उन्हें एम्बुलेंस की मदद से नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। बीजेपी के चीफ व्हिप के साथ धक्का मुक्की से भड़के नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने सदन में तैनात मार्शल्स को टीएमसी का गुंडा बता दिया। सुनिए शुवेंदु अधिकारी को एक बार। Marshal and the security personnel, all are Gunda, TMC cadre. They brutally attacked and physically assaulted and injured Chief Whip Opposition Shankar Ghosh. बीजेपी के चीफ व्हिप ही नहीं, दूसरे सस्पेंड किए गए विधायकों को भी मार्शल की मदद से उठाकर विधानसभा से बाहर कर दिया गया। देखिए कैसे सबको टांग के बाहर कर दिया गया। बीजेपी विधायकों पर हुई कार्रवाई से भड़की बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में विधानसभा भवन के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी के बयान को पूरी तरह मोदी कम्युनिटी का अपमान बताया और उनके खिलाफ केस करने की बात की। सुनिए शुवेंदु अधिकारी। मोदी कम्युनिटी को गाली दिया, राजस्थान और गुजरात मध्य प्रदेश में, दिल्ली में ममता को जाना पड़ेगा, केस होगा उनका खिलाफ। यानी शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि जो ममता बनर्जी नारे लगा रही थी मोदी चोर, वो पूरी मोदी कम्युनिटी के खिलाफ है और इसलिए ममता बनर्जी पर केस होगा। अब यह समझना भी जरूरी है कि बंगाल विधानसभा में हुए बवाल की शुरुआत हुई कैसे। ममता सरकार ने 1 सितंबर से 3 सितंबर तक विधानसभा का 3 दिनों का विशेष सत्र बुलाया था। इस सत्र में अवैध घुसपैठियों पर हो रहे एक्शन पर चर्चा का प्रस्ताव रखा गया था। आरोप लगाया गया था कि कार्रवाई के बहाने बंगाली प्रवासियों पर अत्याचार हो रहा है। 2 सितंबर को चर्चा के दौरान नेता विपक्ष और बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी को पाकिस्तान का एजेंट बताया, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। आज जब सीएम ममता बनर्जी के भाषण के दौरान बीजेपी विधायकों ने शुवेंदु अधिकारी को सस्पेंड किए जाने का विरोध किया तो बवाल शुरू हो गया। और जब हंगामे की वजह से सीएम ममता बनर्जी भाषण शुरू नहीं कर पाई तो उन्होंने पीएम मोदी ही नहीं पूरी बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आप भी ममता बनर्जी को सुनिए, फिर बताऊंगा पीएम मोदी और बीजेपी पर ममता बनर्जी के अटैक पर बीजेपी क्या कह रही है। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है। विधानसभा को जैसे रैली का मंच बना दिया, वहां इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। ममता बनर्जी ने जिस तरह विधानसभा के अंदर पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक किया, पूरी बीजेपी को निशाने पर लिया, उसे बीजेपी ने ममता बनर्जी की बौखलाहट बताया। ममता बनर्जी को अराजकता का प्रतीक बता दिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और गौरव भाटिया को सुनिए, दोनों ने क्या कहा। देखिए, ममता बनर्जी बौखला चुकी है क्योंकि जमीन ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से खिसक रही है। इसीलिए एक अलोकतांत्रिक रूप से बंगाल की असेंबली के अंदर ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमएलएस को उनके इंस्ट्रक्शंस पे असेंबली से बाहर हटा दिया गया। ममता अराजक बनर्जी, जंगल राज का प्रतीक, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, अब विधानसभा के पटल पर पूरी तरह से संविधान को तार-तार करती है और गुंडागर्दी क्या होती है ये लाइव टीवी पे दिखाती है।
एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी की जमीन खिसकती दिख रही है, दूसरी तरफ बिहार में पीएम मोदी को दी गई मां की गाली के खिलाफ आज गजब हंगामा हुआ। इस हंगामे ने दिखा दिया कि पीएम मोदी की मां के अपमान का मुद्दा बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिससे इंडी गठबंधन के नेताओं को कुछ सूझ नहीं रहा, क्योंकि पीएम मोदी खुद इसे बिहार की हर मां और बेटी का अपमान बता चुके और उन्होंने गाली देने वालों को सबक सिखाने की भावुक अपील भी की। पीएम मोदी की इस अपील का असर आज एनडीए के बिहार बंद में दिखा। बंद में शामिल लोगों ने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को दी गई मां की गाली सहन नहीं की जाएगी। बिहार की राजधानी पटना, समस्तीपुर, कटिहार समेत सभी शहरों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और पीएम मोदी को दी गई मां की गाली पर विरोध जताया। पटना में बंद में शामिल हुए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस बात पर हैरानी जताई कि अब तक इस घटना के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने माफी क्यों नहीं मांगी। तेजस्वी यादव हालांकि कह चुके हैं कि भाई एक इंटरव्यू में कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह मामला अब गर्मा चुका है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर जिसमें आपको बताने जा रहा हूं, कश्मीर फाइल्स के बाद बंगाल फाइल्स। फिल्म में हिंदुओं का कौन सा दर्द दिखाया गया है कि हंगामा मच गया है। मारा, काटा, जलाया। बंगाल के नोआखाली में हिंदू नरसंहार का वो चैप्टर जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कश्मीर फाइल्स के बाद एक और फिल्म ने आजकल हड़कंप मचा रखा है और यह फिल्म अभी आई नहीं है, कल रिलीज हो रही है और इस फिल्म पर जबरदस्त बवाल हो रहा है। यह फिल्म कल रिलीज होगी जिसका नाम है बंगाल फाइल्स, जिसे कश्मीर फाइल्स के मशहूर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बनाया है। लेकिन कश्मीर फाइल्स की तरह ही बंगाल फाइल्स पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। खास तौर पर बंगाल में तो फिल्म का भयंकर विरोध हो रहा है। कोलकाता में फिल्म की रिलीज पर खतरा मंडरा रहा है। कई मल्टीप्लेक्स इस फिल्म की स्क्रीनिंग से इनकार कर चुके हैं, यह आरोप लग रहा है। हालात यह हैं कि फिल्म की प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति से दखल देने की अपील की है। इतना बवाल इस फिल्म को लेकर हो रहा है कि लोगों की उत्सुकता बढ़ गई कि फिल्म में ऐसा बंगाल को लेकर क्या दिखा दिया गया है, बंगाल का कौन सा इतिहास दिखाया गया है जो हिंदुओं से छुपाया गया था, और जब इस इतिहास के पन्ने खुल रहे हैं तो विरोध क्यों हो रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही फिल्म का विरोध कर चुकी है। जब कोलकाता में फिल्म की स्क्रीनिंग की गई तो पुलिस ने उसे जबरन रुकवा दिया। बंगाल में फिल्म को रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है वो भी देखिए। बंगाल में फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई। बंगाल में थिएटर मालिकों को धमकियां देने का आरोप लग रहा है। टीएमसी पर राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है और फिल्म की टीम मेंबर्स पर हमले की आशंका जताई गई है। फिल्म के ट्रेलर तक को बंगाल में ब्लॉक कर दिया गया है, यह विवेक अग्निहोत्री खुद आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी द बंगाल फाइल्स मूवी कल रिलीज हो रही है देश भर में। जरा सा इसका ट्रेलर देखिए, फिर आपको दिखाता हूं कि फिल्म ने हिंदुओं का कौन सा दर्द दिखाया है, नोआखाली में क्या हुआ था, वो कौन सा नरसंहार था हिंदुओं का जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म में 1946 के उस भयंकर नरसंहार की कहानी है जिसे ग्रेट कोलकाता किलिंग कहा जाता है। इसके अलावा नोआखाली में हुए हिंदुओं के नरसंहार को भी दिखाया गया है। फिल्म में पल्लवी जोशी, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म की स्क्रिप्ट यानी कहानी की। फिल्म में जिस तरह से हिंदुओं के नरसंहार को दिखाया गया है, हिंदुओं पर हुए अत्याचार के इतिहास को पर्दे पर उतारा गया है, उसके बारे में बहुत लोगों को शायद पता ही नहीं होगा। 16 अगस्त को जब कोलकाता में फिल्म की स्क्रीनिंग की गई तब भी जमकर बवाल हुआ था। एक होटल में जब स्क्रीनिंग चल रही थी तो कोलकाता पुलिस पहुंच गई थी और स्क्रीनिंग को बीच में ही रोक दिया गया था। इस दौरान पुलिस की टीम से बहसबाजी हुई थी विवेक अग्निहोत्री और बाकी लोगों की, लेकिन कोलकाता पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। पुलिस के अधिकारियों के साथ विवेक अग्निहोत्री की जमकर बहस हुई थी जो बड़ी वायरल भी हुई। फिल्म का विरोध क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें वो दिखाया गया है जो अब तक देश से छिपाया गया था। इसलिए यह जानना भी जरूरी है कि कोलकाता और नोआखाली में आखिर हुआ क्या था। भारत के विभाजन के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे करार दिया था। इस दिन कलकत्ता के मुसलमान सड़क पर उतरे थे और अपने लिए अलग पाकिस्तान की मांग की थी। इसके बाद कोलकाता में भड़के दंगों में हजारों लोग मारे गए जिसमें ज्यादातर हिंदू थे। कलकत्ता दंगों के बाद बंगाल के ही नोआखाली और तेपेरा में भी तनाव बढ़ गया। अफवाह फैला दी गई कि हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला किया और हथियार जमा किए। इसके बाद 10 अक्टूबर 1946 को लक्ष्मी पूजा के दिन नोआखाली में दंगे शुरू हुए। मुस्लिम लीग के नेताओं ने मियार फौज और कासिमर फौज के साथ शाहपुर बाजार पर हमला किया। इसके बाद पूरे नोआखाली में हिंदुओं का नरसंहार किया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नोआखाली में 5000 से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया। हजारों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, अपहरण की घटनाएं हुई। कई महिलाओं को जबरन इस्लाम कबूल करने और मुस्लिम पुरुषों से विवाह करने के लिए मजबूर किया गया। हजारों हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। उन्हें नमाज पढ़ने और गाय का मांस खाने के लिए मजबूर किया गया। हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों को लूटा गया, जलाया गया।
स्वतंत्रता सेनानी लाल मोहन सेन, राजेंद्र लाल राय चौधरी और सुरेंद्र नाथ बसु हिंदुओं को मार दिया गया। हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने नवंबर 1946 से मार्च 1947 तक नोआखाली में 4 महीने बिताए। गांधी जी ने गांव-गांव घूमकर शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने की कोशिश भी की, लेकिन कहा जाता है कि गांधी जी ने भी सिर्फ हिंदुओं से कहा कि तुम शांत रहो, तुम शांत रहो। उन पर भी एक तरीके से एक वर्ग है जो आरोप लगाता है। लेकिन हिंदुओं के इस नरसंहार को आप में से कितने लोग जानते हैं? और कहा जा रहा है कि वही सच्चाई फिल्म में दिखा दी गई है, जो कि बंगाल को किस तरह से टारगेट किया गया, हिंदुओं को टारगेट किया गया, यह कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा। कोलकाता और नोआखाली में हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार का यही इतिहास अब विवेक अग्निहोत्री सामने लेकर आए हैं, तो बवाल मच रहा है। एक बार सुनिए उनको। भारत दुनिया का वो देश है जो सबसे ज्यादा समय तक प्रताड़ित हुआ और गुलाम रहा, ना सिर्फ जमीन का, लेकिन अपनी आत्मा का भी, अपने संस्कृति का भी, अपने धर्म का भी। पूरे 1200 साल हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी पहचान को, हमारे साहित्य को, हमारी कला को, हमारे आर्किटेक्चर को दंडित और खंडित किया गया। और उसमें एक सबसे भयानक और सबसे दर्दनाक चैप्टर है बंगाल का, जहां डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली जैसा हिंदू जेनोसाइड हुआ। और अगर वो नहीं होता तो शायद भारत का विभाजन भी नहीं होता। लेकिन ये सब भुला दिया गया, या शायद छुपा दिया गया। अब बंगाल में इसको लेकर पॉलिटिक्स इसलिए भी हो रही है क्योंकि विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि बंगाल आज तक आजाद नहीं हुआ। बंगाल में आज भी वैसे ही हालात हैं और फिल्म उस पुराने जख्म को कुरेद रही है, यह भी उन पर आरोप लग रहा है। फिल्म की रिलीज शांति से हो सके, इसके लिए फिल्म की प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में टीएमसी के राजनीतिक दबाव और धमकियों का जिक्र है। प्रोड्यूसर ने अपनी टीम के लिए सुरक्षा की मांग की है। पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति से अपील की है कि यह फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे के हिंदू नरसंहार, नोआखाली की भयावहता और विभाजन के आघात की लंबे समय से दबी सच्चाई को बयां करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में सच्चाई कटघरे में है। फिल्म पूरी होने से कई साल पहले मुख्यमंत्री ने फिल्म का मजाक उड़ाया था, तभी से बेबुनियाद एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने हमारे ट्रेलर को रोक दिया है और अखबारों में ऐड भी देने से बचते हैं। अखबार भी ऐड देने से बचते हैं। यानी फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं, डायरेक्टर जो हैं, उनका आरोप है कि जानबूझकर ममता बनर्जी इस फिल्म को बंगाल में नहीं आने देना चाह रही, जबकि उन पर आरोप है कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फिल्म बना रहे हैं। अब फिल्म कल रिलीज हो जाएगी, पब्लिक खुद देखकर तय कर सकती है कि प्रोपेगेंडा है या नहीं।